तो बेटा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो चुका है, डिस्कस करें स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेटा किसी का माइक ऑन रह गया, बंद कर लो तो। स्क्रीनिंग और बेटा किसका माइक ऑन है बेटा? स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? इसी से रिलेटेड है ये। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसी टॉपिक से रिलेटेड है थोड़ा ये। क्या होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? Sir, attraction force between proton and the of the nucleus and electron. न्यूक्लियस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे कोई प्रोटॉन है बेटा जिसके कारण चार्ज डेवलप होगा तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कहलाएगा। उस चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन फील करे उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं बेटा? जेड इफेक्टिव। मतलब द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बेटा मैं बात करूं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। किसकी मैं बात करूं बेटा? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एल्यूमिनियम या सिलिकॉन की बात कर लूं, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। बोर्ड्स बेरी वाले अकॉर्डिंग जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा 284। यही होगा बेटा? Yes, sir. तो फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2। सेकंड पे कितने होंगे बेटा? 3 4 5 6 7 8। और लास्ट वाले पे कितने होंगे बेटा? 4. तो बेटा ये जो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन जितना फील कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के दोनों इलेक्ट्रॉन, क्या फोर्थ वाले भी उतना ही चार्ज फील करेंगे बेटा? बोलो। फर्स्ट वाला ऑर्बिट जितना चार्ज फील कर रहा है क्या फोर्थ वाला भी उतना ही फील करेगा बेटा? No. No. यहाँ पे लास्ट सेल में तो बेटा यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल में जितना जेड इफेक्टिव है शायद उससे थोड़ा कम थर्ड पे, सेकंड पे, और सेकंड से थोड़ा सा कम किस पे हो बेटा? थर्ड पे हो। तो जेड इफेक्टिव क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है लास्ट सेल ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन में? Decrease. डिक्रीज। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से, कोई लोग नहीं सुनेंगे तो। लास्ट जो ऑर्बिट है जिसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, उन 4 इलेक्ट्रॉन में क्या प्रॉपर जेड इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्बिट कितना फील हो रहा होगा? क्या नहीं हो रहा होगा ना बेटा? तो क्यों नहीं फील हो रहा बताओ? बता तो दिया हमने रीजन, फिर भी जो जेड इफेक्टिव है बेटा और लास्ट इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है? कुछ अमाउंट में डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है बताओ? सर उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। हाँ, एक ये भी रीजन है बेटा, डिस्टेंस बढ़ रहा। और कोई रीजन है? और कोई रीजन है बेटा जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे? बोलो बेटा, सोचो जरा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं है, मतलब सोच पा रहे हो? और कोई सोचो बेटा। बस एक बच्ची ने आंसर दिया है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे इसका भी रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है ना बेटा? और कोई बता सकता है? लड़कों में दिमाग का बत्ती किसी का जला? न्यूक्लियस का चार्ज लास्ट ऑर्बिट पे कम है, क्यों कम है बताओ? वाई लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू फील least effective nuclear charge as compared to inner shell electron? क्या रीजन दोगे बेटा? बोलो जल्दी। और किसी को कुछ आइडिया बेटा? Sir, number of electrons.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे इस चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं ये बताओ एक्चुअल में, और उसी से ये हेडिंग समझ में आ जाएगा। क्योंकि सर स्क्रीन है बीच में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह वर्क कर रहे हैं बेटा? इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन। कौन सी इलेक्ट्रॉन? इनर सेल वाले, स्क्रीन की तरफ बिहेव कर रहे हैं हम, ठीक है ना बेटा। ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको ये खींचना चाह रहा है। अगर मैं बीच में, अगर मैं यहाँ पे वॉल लगा दूं, एक शील्ड बना दूं या स्क्रीन बना दूं, ठीक है ना बेटा, तो क्या ये इसको देख पाएगा? No, sir. देख नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाया तो इसको अपनी ओर रोटेट कर पाएगा क्या बेटा? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे बेटा स्क्रीन हटा देते हैं, ठीक है ना, विंडो आ गया बेटा यहाँ पे। तो अब क्या ये इसको देख सकता है? Yes, sir. देखेगा तो अपनी ओर रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? तो Yes, लेकिन sir. यहाँ पे क्या रहा बेटा, ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है जो इसको अपनी ओर खींचना चाह रहा है, बट बीच में वॉल हो गया। कौन कौन किसका वॉल बना है बेटा? इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन का स्पिन बना है। वो इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा? इनर सेल। कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा? इनर सेल। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे जो Yes. द अमाउंट ऑफ जेड इफेक्टिव, द एमटी मतलब अमाउंट समझ लेना, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं बेटा, द अमाउंट ऑफ जेड इफेक्टिव। बेटा एमटी मतलब अमाउंट समझ लेना, ठीक ना बेटा। द अमाउंट ऑफ जेड इफेक्टिव ऑन आउटर सेल electron, the amount of Z effective on outer cell electron is decreases by some unit or value, because क्यों डिक्रीज होता है बेटा? बिकॉज इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है बेटा? फॉर्म्स अ शील्ड। एक्ट एज अ शील्ड और स्क्रीन, ठीक है ना बेटा। द अमाउंट ऑफ जेड इफेक्टिव ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस बाय सम यूनिट और वैल्यू बिकॉज इनर सेल इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ शील्ड, hence this phenomena is called, क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहेंगे बेटा? नाम ही पड़ जाएगा इसी का, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, प्रॉपर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट में क्या होगा? डिक्रीज। तभी तो बेटा देखो हम लोग जेड इफेक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं वहां पे? जेड मतलब ये क्या हो गया बेटा? चार्ज और न्यूक्लियस, जेड पे ही डिपेंड करता है ना चार्ज और न्यूक्लियस, उसमें माइनस क्या करते हैं? सिग्मा। और सिग्मा को ही कल क्या बोला था बेटा? याद आ रहा है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा, यही तो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो इनर से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं बेटा? एक्ट एज अ शील्ड और स्क्रीन, ठीक है ना। तो बेटा अब जाहिर सी बात है बेटा, एक जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को देखेगा ही नहीं तो अपने और रोटेट कैसे करेगा? और देखने को नहीं दे रहा बेटा, इनर से इलेक्ट्रॉन जो क्या बना लिया बेटा? शील्ड, ठीक है ना बेटा। तो जब एक दूसरे को देखे ही नहीं तो एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो एक दूसरे को अपने और अट्रैक्ट कर पाएंगे क्या कोई बेटा? क्लियर है बच्चा लोग? हेलो, यस Yes, सर। यस सर। सिंपल सा है ना बेटा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कहाँ पे रहते हैं बताओ तो? स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया हम बेटा, हमने बताया है ऑर्बिट। ऑर्बिट में रहते हैं कि कहीं ऑर्बिट के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है वहां? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का अपना शेप और साइज होता है बेटा।
ऑर्बिटल का अपना शेप और साइज होता है कि नहीं होता बेटा? Yes, sir. Yes. तो ऑर्बिटल हमारे पास अभी नॉन कौन से हैं? एस, S, पी, P, D, F. डी, एफ, एफ। तो बेटा सबका शेप कैसा होता है बेटा? Screen is अलग अलग होता है, हाँ ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रॉन और ये हमारा न्यूक्लियस। तो दोनों के बीच कौन सा पर्दा अच्छा रहेगा बेटा, जो जिससे एक दूसरे का अटैक ना कर पाए? एस वाला मतलब स्पेरिकल पर्दा ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब स्क्रीन, Yes, या sir. फिर डंबल वाला स्क्रीन ज्यादा अच्छा काम करेगा, दोनों एक दूसरे को ना देख पाए मतलब अटैक ना कर पाए, या फिर डबल डंबल शेप वाला? Spherical. बता। स्पेरिकल। तो बेटा जैसे हम बता रहे तुमको, हमारे भी क्या स्पेरिकल आ गया, तो वहां पे हम लोग तुम हमको देख नहीं पाओगे शायद, तो अच्छे से समझ नहीं पाओगे अच्छे से। अगर वही डबल डंबल से हुआ तो देखने का एक पॉसिबिलिटी ना बेटा, मैं इधर साइड से झांक सकता हूँ, तुम लोग को झां बोल सकता हूँ, देखो बेटा झां करके बोल सकते हैं कि नहीं? डी में वही कितने बार बोल सकते हैं बेटा? इधर से मैं झां बोल सकता हूँ, तुम लोग को देख सकता हूँ, मतलब है ना बेटा। yes, sir. और एफ कैसा होता है? लिफ लेट स्ट्रक्चर बोलते हैं ना बेटा, पत्ती जैसा, लिफ टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्कैनिंग इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन का होगा बेटा? एस सेल के इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा कम होगा पी, डी, और सबसे कम कौन सा होगा बेटा? F. एफ। नोट कर लो। हाँ बेटा। मी नाही केली हेलो बेटा, पढ़ाई कर लो। यस, माइक बंद कर लो बेटा। सॉरी चलो सर नोट करो बेटा, कोई बात नहीं बेटा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया बच्चा लोग? कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं है ना? No, sir. बस करप्शन है बेटा। देखो ये हमारा गवर्नमेंट, ठीक है ना, आम जनता तक पैसे पास कर रहे बेटा कुछ काम करवाने के लिए, ठीक है ना। तो पार्क ही बनवा रहे हैं, बजट 1 करोड़ का, काम होता है 1,000 का, नहीं थोड़ा ज्यादा कम हो गया ना, 1 लाख का काम हो जाता है, उससे ज्यादा थोड़ी होता है। तो बीच में करप्शन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो जेड इफेक्टिव क्या करप्शन को ही क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव में करप्शन हो जाने को बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्लियर है बेटा? और वो करप्शन करने के लिए यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन है? इस करप्शन को कौन करते हैं बेटा, कौन से इलेक्ट्रॉन? Negative charge. नहीं ना, नेगेटिव चार्ज इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Yes, sir. तो जेड इफेक्टिव के वैल्यू को कम कर देते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन? इनर सेल, बन जाते हैं स्क्रीन की तरह। इसलिए इस पूरा फिनोमेना को क्या बोलते हैं? स्कैनिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चा लोग, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से छाप लो, फिर एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज डिस्कस करेंगे। नोट किए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. रब कर ना बेटा, जो लोग नहीं नोट किए स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। यहाँ पे ऐसे नोट लिखो। ओहो बेटा, माइक बंद करके रखो साथ में। क्या है? एक्ट एज अ स्क्रीन।
और सेल्ड। नेक्स्ट नोट करना बेटा, एटॉमिक रेडियस और साइज। क्या होता है बेटा एटॉमिक रेडियस, ये बता सकता है? या सर्कल का रेडियस जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं स्फेरिकल का रेडियस? From the center point to the circumference. The distance between center to circumference is called radius। यही होता है ना बेटा। तो एटम भी स्फेरिकल है बेटा, उस सेंटर को क्या बोलते हैं? एटम के सेंटर को Nucleus. न्यूक्लियस। एटम को सेंटर को बोला जाता है न्यूक्लियस। और जहां पे सरकमफ्रेंस है वो किसका लिया जाता है बेटा? लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा? लास्ट मतलब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट को लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच डिस्टेंस बेटा? Neutron and outermost shell electron. The distance between center of nucleus to outermost cell electron is called the distance between center of nucleus to outermost cell electron is called, क्या कहेंगे जी? Atomic radius. Yes. एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना? और सॉरी एंड एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? Atomic size. एटॉमिक साइज। बेटा रेडियस 1 मीटर का बनाओ, 1 मीटर का रेडियस एक सर्कल बनाओ, और एक 1 मीटर के हिसाब से 1 मीटर और एक 1 किलोमीटर का रेडियस का बनाओ सर्कल। तो कौन सा रेडियस मतलब कौन सा सर्कल ज्यादा बड़ा होगा बेटा? 1 मीटर या 1 किलोमीटर वाला? 1 किलोमीटर। Kilometer. ठीक है ना बेटा? मतलब रेडियस बढ़ेगा तो एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. तो छापो बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू outermost cell electron is called atomic radius, and atomic radius is directly proportional to atomic size। तो बेटा वही पहले सर्कल का रेडियस का डेफिनेशन था, सेंटर टू सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस सेंटर टू सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पे सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा, और सरकमफ्रेंस क्या है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह सकते हो? रिश्ता वही सोचना है ना बेटा? Yes, sir. स्टार प्लस स्टार कहिए ना बेटा, ये डायलॉग पेटेंट, रिश्ता वही सोचना है। तो यहाँ पे भी वैसा ही। तो हमने कहा था कोई भी जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो उसका तुरंत क्या डिस्कस करना, उसका ट्रेंड याद रखना बेटा, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं ट्रेंड क्या होगा। रफ कर रहे हैं ना हम? यस सर। ये डायग्राम को रफ कर लेते हैं।
रब कर देना बेटा। तो ग्रुप में कैसे मूव किया जाता है बेटा? Up to down. अप टू डाउन। और पीरियड में कैसे मूव करेंगे बेटा? Left to right. लेफ्ट टू राइट। Left to है right. ना, क्वेश्चन में बट कई बार ना राइट टू लेफ्ट भी बोल सकता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना। तो जनरली अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। अब बताएं बेटा, ग्रुप में पीरियोडिक टेबल जैसे जैसे पीरियड में नीचे जाते जाओगे तो नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू ऑर्बिट होता है, बताया था ना बेटा। तो ये सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड पीरियड क्या है तो 2 ऑर्बिट। एलिमेंट अगर फोर्थ पीरियड में है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे बेटा? 4 4, 4। थर्ड पीरियड में है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे बेटा? 3 3. तो अब कर लेते हैं बेटा, लास्ट ऑर्बिट में है 2 3 4 5, जितना बन जाए। नीचे कट रहा होगा तो देख लेना, ठीक है ना बेटा। ऑर्बिट बढ़ाते जा रहे हैं, क्लियर बेटा। और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा? पीरियड चेंज होता है क्या? No. बस उसका साइज क्या हो जाता है बेटा? कम हो Decrease. जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीरियड उतनी ही रहेगा बेटा। क्यों कम होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींच के, पहले न्यूक्लियस था ये, ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन था ये, तो यहाँ से ऑर्बिट ये है, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ने पे क्या होगा बेटा? जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होगा, ठीक है ना, जेड इफेक्टिव क्या हो गया बेटा? बढ़ गया, तब इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या ला लेगा? सामने ला लेगा बेटा, ठीक है ना। तो नया ऑर्बिट बन जाएगा ये हो गया, हट गया। तो जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन को खींच के पास ला लेता है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा आउटर सेल का, तो ऑर्बिट भी छोटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो आफ्टर डाउन जाने पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। बट लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस Decrease. डिक्रीजेस। एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। और रेडियस का जेड इफेक्टिव के साथ क्या रिलेशन है बेटा? जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इसको नोट में अलग से इतना नोट करो जल्दी से। तो ये सर्कल वाला इमेज ना दिमाग में बैठा लेना बेटा। अप टू डाउन नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज तो सर्कल का साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट ऑर्बिट कांस्टेंट बट ड्यू टू इंक्रीजिंग इन जेड इफेक्टिव ऑर्बिट क्या हो जाएगा बेटा? साइज ऑफ ऑर्बिट डिक्रीजेस। नोट किए बेटा? Yes, sir. तो नोट के अंदर जेड इफेक्टिव के साथ रिलेशन, जेड इफेक्टिव is directly proportional to atomic size, ठीक है ना बेटा। डेट मीन्स एटॉमिक साइज और रेडियस is directly inversely proportional to number of positive charge और number of proton। inversely proportional, directly inversely proportional to positive charge, number of proton, in directly proportional to negative charge और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो। तो जिसमें जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए बेटा। और ये किसके लिए होता है बेटा? स्टार्टिंग वाला 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके लिए है बेटा? 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
ठीक है बच्चा, और ये याद रखना बेटा, जेड इफेक्टिव अप टू डाउन हमने कल के क्लास में क्या बताया बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट, बट बाकी सभी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने के लिए जेड इफेक्टिव को क्या मान के चलना है बेटा, डिक्रीजेस। ठीक है ना, अप टू डाउन में जेड इफेक्टिव क्या मान के चलना है बेटा, डिक्रीजेस, बट एक्चुअल में होता है क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। ये करेक्ट है बेटा, ये अप्रोच इनकरेक्ट है, बट इस इनकरेक्ट अप्रोच को लेकर भी चलोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज को आपको याद रखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, अगर क्वेश्चन जेड इफेक्टिव पूछता है अप टू डाउन तो रिमेन्स कांस्टेंट, बट अदर प्रॉपर्टीज के लिए क्या मान के चल लेते हैं बेटा, डिक्रीजेस, रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है ना बेटा, तो इसको याद रखना बेटा। नेक्स्ट करेक्ट, देखो हमारा ट्रेंड तो पता चल गया, अप टू डाउन इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, बट ट्रेंड फॉलो नहीं होता, बहुत सारे एक्सेप्शनल है बेटा। वो एक्सेप्शनल क्यों बने, उसके लिए कुछ के लिए हमको देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये डिस्कस करना पड़ेगा, और कुछ के लिए अलग है बेटा एक्सेप्शनल के लिए कहानी। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के ट्रेड में एक्सेप्शनल आते हैं, तो उनमें से कुछ एक्सेप्शनल को कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा, एटॉमिक रेडियस, और कुछ के लिए अलग फैक्टर्स हैं, अलग स्टोरी है, तो देखेंगे क्या करके। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस BC, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना, उसके उसके बाद मेटेलिक रेडियस, और उसके बाद वेन डर वॉल, है ना बेटा, डबल ए है रेडियस। रेडियस का सिंबल आर, ठीक है बेटा, रेडियस का सिंबल क्या ले रहे हैं, आर। कोवेलेंट है तो RC, मेटेलिक है तो RM, ठीक है बेटा, और वॉन डर वाल्स तो VDW। ठीक है ना बेटा, तो हेडिंग नोट करो, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। एक एक करके करते हैं अब उसको डिस्कस। नोट कर लिए बेटा हेडिंग सब, मतलब पूरे पॉइंट्स। पूरे पॉइंट्स नोट हुआ जी? Yes, sir. तो देखो बेटा, एक्सेप्शनल का रीजन क्या है, बताओ, एटम दिखाई देता है बेटा, किसी को एटम दिखाई देता है, सर देखो ना ऑक्सीजन मेरे घर के बाजू में खेल रहा था, घूम रहा था, ऐसा कोई बात करते सुने हो किसी को, अरे देखो सर वो हाइड्रोजन जा रहा है, देखो सर हीलियम जा रहा है, ऐसा किसी को सुनाई दिया कभी बात करते हुए? No, sir. No, तो sir. एटम्स साइज में है बहुत छोटे बेटा, और जिनका साइज ही नहीं है, ना के बराबर है बेटा, तो उनका रेडियस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये तो नहीं ना टेप लेके बैठ गया, अरे सर ये देखो हाइड्रोजन तो घूम रहा है, देखो सब नाप के दिखा दिए, मेजर करके दिखा दिए, ये तो है सब 1 मीटर का रेडियस इसका, ऐसा तो है नहीं बेटा, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका रेडियस फाइंड आउट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा ना जी। Yes, sir. तो अब क्या करेंगे बेटा, तो उसका ना एटॉमिक फॉर्म में रेडियस ना निकाल के उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाके रेडियस निकालते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ये एटॉमिक फॉर्म हो गया, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होगा बेटा, O2। नाइट्रोजन, ये एटॉमिक फॉर्म हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, N2। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बेटा? Yes, sir. ठीक है ना, तो थोड़ा सा साइज बढ़ने के कारण थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाता है। ठीक है ना बेटा, तो जितने भी एलिमेंट है उनका रेडियस डायरेक्टली ना कैलकुलेट करके उनके किससे कैलकुलेट जाता है बेटा, मॉलिक्यूल्स से। उसी के कारण डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बने, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बना बेटा,
और डिफरेंट टाइप का बॉन्ड तो डिफरेंट टाइप का रेडियस, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले कौन सा, कोवेलेंट रेडियस। तो अलग अलग टाइप के रेडियस क्यों आए बेटा, क्योंकि एग्जैक्ट रेडियस फाइंड आउट करना एक पर्टिकुलर या मतलब सिंगल एलिमेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, डिफिकल्टी वाली बात है। तो एक्यूरेट फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूल्स का हेल्प लेते हैं, और मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड अलग अलग होते हैं तो रेडियस भी अलग। तो सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड सुने होगे बेटा सब कोई 10th क्लास में, जहां तक सुने हो कि नहीं सुने हो कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसी से रिलेटेड है कोवेलेंट रेडियस। अच्छा मुझे ये बताओ, पूरे एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट से रिएक्शन क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए। पूरा मारा मारी किसके लिए बेटा, जिंदगी में सबको चाहिए स्टेबिलिटी, है ना। जैसे इंसान की बात करा जाए ह्यूमन बीइंग में, तो वो स्टेबल होने के लिए अपने आप को क्या समझता है बेटा, क्या करना चाहता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए? वो खूब सारा पढ़ाई कर ले, मतलब फिर उसके बाद इनकम का बहुत सारा सोर्स हो Earn जाए, money. अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले, मतलब कुल मिला के पैसा की बात है ना बेटा। इंसान के पास पैसा है तो स्टेबल, उसके लिए देखो तुम लोग भी कितना मेहनत कर रहे हो फ्यूचर अच्छा करने के लिए, अभी से इतना पढ़ाई कर रहे हो। कुछ बच्चे लोग तो खैर घर में पैसा ज्यादा आ गया इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना बेटा। ये कम नहीं हो रहा है सर, कहीं ना कहीं तो बांटना है, तो ये अमर सर है, इनका कल्याण कर देते हैं, है ना बेटा। मोमेंटम का कल्याण कर देते हैं इसलिए पढ़ रहे होंगे, सही बोल रहे हैं कि नहीं? किसी के साथ है ऐसा? No, sir. तो बेटा सब चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना, तो एलिमेंट भी क्या चाहते हैं बेटा, अपने आप को स्टेबल करना है। इनके पास स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, इनको बोला जाता है नोबल गैस। क्यों बोला जाता है बेटा, या इनर्ट गैस। क्यों बोलते हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते क्योंकि बोलते हैं ये स्टेबल हैं, बोलते हैं ना बेटा। नोबल गैस या इनर्ट गैस क्या है, स्टेबल गैस। क्यों स्टेबल है बेटा, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 8। इनर्ट गैस किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि इनका ऑक्टेट और डिप्लेट कंप्लीट रहता है। हाँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम टाइप का छोटा एलिमेंट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब डुप्लेट क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट है तो उसका क्या कंप्लीट होना चाहिए बेटा, ऑक्टेट। तो पूरा मारामारी किसके लिए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो बाजू में कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH4 बना रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है, तो जो करना है बाजू में, इनके बाजू में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बेटा वाटर बना लेते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। बाकी के पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ये अपने मस्त मोला बन के बैठे हुए हैं क्योंकि ये स्टेबल है। तो सब एलिमेंट चाहते हैं इन्हीं की तरह स्टेबल होना। अपने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना बेटा, 8। तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, तो कोई देगा इलेक्ट्रॉन तो कोई लेने वाला चाहिए, या फिर देना और लेना दोनों पसंद नहीं है तो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, जैसा कि क्लोरीन। Cl2 कैसे बनेगा बेटा बताओ तो, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ये Cl2 बना। क्यों बेटा, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 7। बता 7 बताया था। ग्रुप नंबर, क्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है बेटा, ओहो बोलो ना, क्लोरीन का ग्रुप नंबर। कई लोगों को पता नहीं होगा तो बता रहे हैं, क्या होता है बेटा क्लोरीन का ग्रुप नंबर? The 17. 17। 17 में से 1 हटा दो तो 7. 17 से 1 हटा दोगे तो 7। तो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में 8 लिखे ना बेटा, 13 का 1 हटा दो तो 3। ग्रुप 14 है तो 1 हटा दो तो 4। वैलेंस सेल में 5 है, 15 है तो 5। ठीक है ना बेटा, अब ऐसा मत करना, सो 17 है 1 हटा दिए तो 16 बचा ना, इस तरह का कैलकुलेशन है, ठीक है ना बेटा, ज्यादा मैथ्स में नहीं जाओ। हाँ तो दोनों क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन सबको पता चल गया, 7। तो ये 6, ये 7, ठीक है ना बेटा। तो क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 8. 1, ठीक है ना। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन,
ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखो तो हो रहा है कि नहीं ऑक्टेट कंप्लीट? Yes, sir. हो गया ना बेटा? तो इसको बोलते हैं शेयरिंग करना। क्या बोलना है इसको बोलते हैं बेटा? शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ने क्या किया बेटा? दोनों क्लोरीन घूम रहे थे बेचारे, भाई देखना तू भी अनस्टेबल है, मैं भी अनस्टेबल हूँ, तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट चाहिए, हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट चाहिए। एक काम करते हैं, क्यों ना दोनों साथ में रहना पसंद करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तेरा तू मेरा यूज करना, 1 इलेक्ट्रॉन हम तेरा यूज करेंगे, तो दोनों स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए बेटा? तो दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप कर लिया, म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया। तो इस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना बेटा? तो ये हमारा हो गया बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये दूसरे क्लोरीन का। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? जब कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है उसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट रेडियस। बॉन्ड। नहीं, अभी बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इस डिस्टेंस का हाफ क्या होगा बेटा? कोवैलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस, इस डिस्टेंस का हाफ क्या होगा बेटा? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, पहले ये डेफिनेशन नोट करना पड़ेगा। उस बॉन्ड का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? कोवेलेंट रेडियस। तो पहले 2 बातें नोट कर लो। पहले एक काम करो, डायग्राम नोट कर लो, क्योंकि इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। बोल्ड का नोट कराएंगे तो कई लोग को वॉइस क्लियर नहीं रहता ना, इसलिए। तो पहले ये पूरा डायग्राम नोट कर लो, Done. उसके बाद थ्योरी नोट करा देते हैं। नोट कर लिए बेटा डायग्राम? सर वेट। तो पूरा मारा मारी क्या है ना, ऑक्टेट का लोचा होता ना, एटम्स रिएक्ट करते ना केमिस्ट्री बनता ना बेटा। ना फिर बच्चे लोगों को तकलीफ होता केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, सिलेबस ही हट जाता। यस सर। कितना अच्छा होता ना। अभी भी बोरिंग लगता है क्या केमिस्ट्री पढ़ना? नो सर। No, sir. नो सर। बेटा अगर थोड़ा सा ना अपने डेली लाइफ से केमिस्ट्री को कोरिलेट करना सीख गए ना, तो बहुत अच्छी मतलब अच्छे से केमिस्ट्री कर लोगे बेटा। हाँ फिर ना बेटा, लेकिन केमिस्ट्री में दिक्कत ये है ना, उसको याद भी रखना पड़ता है, मतलब उसका रिवीजन करना पड़ता है, और रिवीजन हर जगह लगता है बेटा, चाहे फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, या फिर केमिस्ट्री में हो। हाँ मान सकते हैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा ज्यादा करना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। इसीलिए लोग दूर भागते हैं केमिस्ट्री से। सर आप कर रहे हैं ना बेटा स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के लिए? तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बनता किसके बीच में? द बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक element, the bond between non-metallic element is called covalent bond. The bond between non-metallic element is called covalent bond. It is formed by sharing of outer shell electron. It is formed by sharing of outer shell electron. ठीक ना बेटा?
और कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ डिस्टेंस क्या होता है बेटा? द हाफ डिस्टेंस ऑफ covalent bond is called covalent radius. The half distance of covalent bond is called covalent radius. इसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है बेटा? लास्ट वाला जो डायग्राम बना उसके अकॉर्डिंग चला जाए तो the internucleus distance, the half करेंगे, half internucleus distance between covalent bonded molecule. The half internucleus distance between covalent bonded molecule is called covalent radius. तो दोनों डेफिनेशन अपने जगह पे सही है। ठीक है ना बेटा? तो क्लियर है बच्चा लोग? ये Yes, था sir. कोवेलेंट रेडियस का कॉन्सेप्ट। तो छाप लो बच्चा लोग। हो गया बच्चा नोट डाउन? Yes, sir. नेक्स्ट नोट करना बेटा मेटेलिक रेडियस। सिंपल सा बेटा, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें शेयरिंग नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, बस एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक ना बेटा? तो यहाँ पे द हाफ डिस्टेंस बिटवीन internucleus of the two nearest metal is called metallic radius। तो बेटा शेयरिंग के समय ये इस तरह से एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, बट मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा? बस एक दूसरे से चिपके होते हैं। जैसे दो फुटबॉल को एक साथ जोड़ कर रख दो बेटा,
ठीक है ना। तो फुटबॉल को एक साथ रखोगे तो क्या होगा, बस एक हल्का सा पार्ट आपस में मर्ज होगा, है ना बेटा, एक थोड़ा सा ही पार्ट ना मर्ज होगा बेटा। तो इस तरह का होता है। तो ये न्यूक्लियस, ये भी मान लेते हैं आयरन है, ये भी आयरन है, तो इन दोनों का न्यूक्लियस ये बेटा। इस न्यूक्लियस का इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इस इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा, मेटेलिक रेडियस। Metallic नहीं, radius. मेटेलिक बॉन्ड ना, उसका हाफ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा मेटेलिक रेडियस, और इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा, Metallic रेडियस पर radius. बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। क्या बोलेंगे इसको हम, मेटेलिक बॉन्ड। तो बता सकते हो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा या मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा। Metallic. कोवेलेंट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में चिपक गए हैं बेटा, धस गए एकदम, चिपकेंगे नहीं बोलेंगे, एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं, है ना बेटा। और मेटेलिक में क्या है बेटा, एक दूसरे में बस सटे हुए हैं बेटा। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे ये कुछ हिस्सा मर्ज हुआ है, तो ये रेडियस कम होगा, मेटेलिक रेडियस क्या होगा बेटा, हाई, ठीक है। Yes, sir. So the half distance between internucleus of two nearest metal मत करो यहाँ पे, मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। तो नियरेस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस, ठीक है बेटा। तो बाकी का रेडियस एक बचेगा वेंडर वॉल, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, यस सर। तो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। यस सर। नोट कर लो पहले। ठीक है बच्चा लोग, फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय सभी को बच्चा लोग। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बेटा।